वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI माजापुर। क्वार्टरली एग्ज़ाम 2021 का ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन का जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। और इन क्वेश्चन पेपर को इनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देर न करते हुए स्टूडेंट मैं स्टार्ट करूँगा कि इस जो थ्योरी पेपर है इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो दोस्तों चालकता का जो मात्रक है इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ओम, फेराड, साइमन और हेनरी। तो इसमें जो कंडक्टेंस की जो इकाई होती है तो कंडक्टेंस की जो इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो होती है साइमन। तो इसका सही आंसर होगा साइमन। तो साइमन को हम ऐसे शो करते हैं और साइमन की और एक सेकेंड यूनिट है और उस सेकेंड यूनिट का नाम है मो। साइमन की स्टूडेंट सेकेंड यूनिट मो होती है और ये कंडक्टेंस का जो मान है ये साइमन और मो ये दोनों यूनिट कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी फर्स्ट ईयर वाली स्टूडेंट की एग्ज़ाम भी चल रही है और एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से NCVT के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निम्मी पैटर्न से क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं दोस्तों। इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, चाहे फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट हो जो अभी एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा ये साइमन होगा या मो सेकंड वाले एग्जाम में दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में है कि फर्स्ट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में 3.6 × 10⁵ जूल, सेकेंड ऑप्शन है 36 × 10⁵ जूल, ऑप्शन थर्ड दिया 0.36 × 10⁵ जूल, या ऑप्शन फोर दिया 36 × 10⁴ जूल। तो BOT का जो स्टूडेंट सही मान जो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का वो होता है, इसका सही आंसर जो होता है वो है 3.6। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला 3.6 × 10⁵ जूल होगा। तो BOT 1 BOT जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसमें इसका जो आंसर बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें बेसिकली देखा जाए तो ये जो 3600 जूल होता है, मतलब इसको जब निकालते हैं एक यूनिट तो किलोवाट हावर जो आप निकालेंगे तो इसमें वोल्टेज इनटू करेंट इनटू टाइम, और इसका जो है 1/, ये जो है 1000 से इसका भाग हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से किलोवाट हावर आप निकालते हैं। तो इसमें जो टाइम है ये 3600 से गुणा करने के बाद ही ये जो 3.6 × 10⁵ जूल बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित जो उपकरण है वो कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, सेकेंड भी दिया है विद्युत घंटी, ऑप्शन थर्ड दिया है मोटर और ऑप्शन फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका एकदम करीबी भी जो मामला है मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा ये विद्युत घंटी में मिलेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक बेल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या होगा? विद्युत घंटी। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो है KCL, और KCL जो लॉ है ये किरचॉफ ने दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, KCL में किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ये KCL का नियम है। और ये जो KCL का नियम है इसके चार ऑप्शन दिए हैं, संवेग, ऑप्शन बी दिया है ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया है वोल्टता और ऑप्शन डी दिया है इसका आवेश। तो इसके चार ऑप्शन में इसका सही होगा ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो KCL है ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम दोस्तों आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद यदि किसी ने पूछा है या इसके बाद क्वेश्चन यदि बनता है तो जो KVL होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, धारिता एक राशि है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखेंगे हम, धारिता एक राशि है। ऑप्शन ए है फर्स्ट सदिश राशि या अदिश राशि, सेकेंड है अदिश, ऑप्शन थर्ड दिया है कहीं नहीं जा सकता, ऑप्शन फोर्थ दिया है कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसका फर्स्ट होगा, सदिश। तो जो कैपेसिटेंस है धारिता, इसे कैपेसिटेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है धारिता, ये कैसे अपन, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि कहलाएगी। तो बहुत बार पूछ भी लेता है एग्जाम में सदिश अदिश के बारे में। तो जो कैपेसिटेंस है वो सदिश राशि होती है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, धारा, विद्युत धारा, ये कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा होती है अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि की श्रेणी में आता है। तो ये भी हमें याद रखना है दोस्तों, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो कोई भी कंडक्टर में जब उसमें चार्ज मतलब आवेश, आवेश जो है Q, ये यदि गतिमान हो, उस कंडक्टर में चालक में फ्लो होने लगे, तो उसकी दर को क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है वोल्टेज, सेकंड दिया है आवेश, थर्ड दिया है विद्युत धारा और फोर्थ दिया है विभव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मतलब कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। उसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो करंट कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी या ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर या ओम या वोल्ट या एम्पियर। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस का जो मान होता है, ये इसका जो मात्रक होगा दोस्तों, ये होगा ओम। यहाँ पर ओम मीटर भी दिया हुआ है, तो प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, सेकंड दिया है ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। तो रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो ओम होती है। वोल्ट ये ईएमएफ की या वोल्टेज की इकाई होती है। एम्पियर ये करंट की इकाई होती है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन छूट गया था, वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है। तो करंट को चलाने के लिए ऐसा कौन सा फोर्स हम यूज़ करते हैं? उसी फोर्स का नाम बताएंगे। तो इसमें दिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, यह हमको किसको चलाना है? विद्युत धारा को चलाने के लिए विद्युत धारा की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया है आवेश, थर्ड ऑप्शन दिया प्रतिरोध और फोर्थ ऑप्शन दिया है विद्युत वाहक बल। तो करंट को चलाने के लिए हमें विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ का उपयोग करते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है स्टूडेंट। तो करंट को चलाने के लिए हमें विद्युत वाहक बल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, चालक की मतलब कंडक्टर का लेंथ यदि हम बढ़ा दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है घटता है, सेकंड है बढ़ता है, ऑप्शन थर्ड है समान रहता है या ऑप्शन फोर्थ है शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि यदि हम एक फार्मूला देखेंगे दोस्तों, ये फार्मूला क्या कहता है कि R इक्वल रो एल अपान ए। यदि चालक की हम लंबाई बढ़ाते हैं, ये L को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बढ़ता है, सेकंड वाला क्या होगा? आंसर इसका सही होगा कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो इस फार्मूले से हम दोस्तों, हम लंबाई बढ़ने से घटने से प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा ये आराम से हम चेक कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध खाली स्थान पर निर्भर करता है। अब चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करेगा?
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जो फार्मूला है इसके पहले लिखे थे R इक्वल रो एल अपान ए। तो रो एल अपान ए में ये जो रो है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये जो रो है यही स्पेसिफिक प्रतिरोध मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे आप विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यदि मैं इसका तिर्यक गुणा करके मान निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, आर रो एल इक्वल आर इंटू ए निकलेगा। कैसा निकलेगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का कि रो आर इक्वल क्या होता है, रो एल अपान ए। अब इसको इधर करेंगे तो रो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आर ए इक्वल हो जाएगा रो एल। अब ये रो को यहीं रख देंगे तो ये एल क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये सिर्फ रो का मान हो जाएगा। तो रो का जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान एल हो जाएगा। और इस तरीके से हम जब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, तो उसके प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ए मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एल क्या है, उसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर की चालक की लंबाई है। तो इनमें से चालक की बनावट पदार्थ जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात ए पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन इनमें से सभी। तो इस तरीके से रो इक्वल आर इंटू ए अपान एल, इस फार्मूले से हम इस मान को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलन अवस्था में रखा जाता है। मतलब कि यदि आप व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर 4 आपने लोड लगा दिए, रेजिस्टेंस को लगा दिया, और यहाँ से सर्किट में आपने बैटरी सोर्स जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे उसमें IG का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में ये जो फार्मूला होता है गैल्वेनोमीटर का, व्हीटस्टोन ब्रिज जो संतुलन अवस्था में फार्मूला बनता है वो क्या बनता है दोस्तों, P अपान Q इक्वल R अपान S बनता है। तो ये हो जाएगा P, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा Q, ये R और ये S हो जाएगा। इस तरीके से P अपान Q इक्वल R अपान S हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में लिखा है P अपान Q इक्वल R अपान S। तो इसका 4 ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो है ये सही आंसर होगा, फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, P अपान Q इक्वल R अपान S, ये इसका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का गणितीय योग क्या होता है। तो ये आने वाली धारा और जाने वाली धारा की जो बात की जा रही है ये होता है KCL के लिए, किरचॉफ करंट लॉ। किसके लिए दोस्तों, ये नियम किसने दिया है, किरचॉफ करंट लॉ। मतलब कि KCL का नियम है, और ये KCL में जो आने वाली धारा होती है बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा यदि I1 है और जाने वाली धारा I2 है, तो ये दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। तो इस तरीके से यदि आने वाली धारा है और जाने वाली धारा है तो इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगी। इसको ग्राफिकल तरीके से हम समझें तो ये इस टाइप से हो जाएगा कि ये इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे हम इसमें। तो ये जो आने वाली धारा है, समझो ये I है, ये भी आने वाली धारा है, ये जाने वाली धारा है, ये जाने वाली धारा है, ये आने वाली धारा है। तो ये जो जितनी भी आने वाली धारा है, मतलब कि ये समझो ये आने वाली धारा, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और ये हो गई I3, ये हो गई I4 जाने वाली, और ये आने वाली धारा ये I5। तो जितनी भी आने वाली धारा है ये प्लस हो जाएगी, और जाने वाली बाहर जाने वाली माइनस हो जाएगी। तो ये जो प्लस वाली करंट है आने वाली बराबर हो जाएगी माइनस जाने वाली करंट से, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा, क्योंकि ये KCL का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परमाणु का व्यास लगभग होता है। तो परमाणु का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है। तो परमाणु का जो व्यास है लगभग, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है 10⁻⁵ मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 10⁻² मीटर, ऑप्शन सी दिया है 10⁻10 मीटर, और ऑप्शन डी दिया है 10⁻8 मीटर। तो इसका सही आंसर होता है जो परमाणु का जो व्यास होता है, व्यास, या इसको बोल सकते हैं डायामीटर। तो
परमाणु का जो व्यास होता है, डाया होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। और बेसिकली अभी जब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का जो पेपर हुआ, तो फर्स्ट ईयर वाले जो पेपर चालू है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि परमाणु का व्यास लगभग कितना होता है। तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे लगा सकते हैं आप। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है ये आपको प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बराबर होता है, ऑप्शन सेकंड में दिया है आधा होता है, ऑप्शन थर्ड में दिया है 1840 होता है, या ऑप्शन फोर्थ में दिया है 2 गुना होता है। तो जो प्रोटॉन पे आवेश होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उसका द्रव्यमान कितने गुना होता है, तो ये होता है इन दोनों का 1840 गुना। इसका भार कितना होता है, द्रव्यमान 1840 गुना भारी होता है। तो 1840 गुना है, किसी बुक में 1845 गुना भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो जो इन चारों ऑप्शन में से यदि 1840 लिखा है तो यही सही होगा दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना क्या होता है, भारी होता है। बराबर तो होता नहीं, आधा हो नहीं सकता, 2 गुना हो नहीं सकता, 1840 गुना होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। फर्स्ट है बंधक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधक इलेक्ट्रॉन कहलाता है या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहलाता है। थर्ड दिया है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है या थर्मोनिक कहलाता है। तो परमाणु के जो अंतिम कक्षा में है, इसे जब डिस्पेच करते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद इसे डिस्पेच किया जाता है 2n² से। तो फर्स्ट में रहेंगे 2, सेकेंड में 8, तीसरे कक्ष में 18, चौथे में 32। इस तरीके से इसको डिस्पेच किया जाता है 2, 8, 18, 32। तो वैसे ही परमाणु की जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तो परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलाम आवेश किसके तुल्य होता है। 1 कूलाम आवेश जो है, क्वेश्चन नंबर 16, 1 कूलाम आवेश किसके तुल्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या सेकंड दिया हुआ है 629 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। थर्ड दिया है 62.9 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ दिया है 0.69 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें 1 कूलाम आवेश किसके तुल्य होता है, किसके बराबर होता है, मतलब 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पूछा गया है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए और इसे याद भी रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो पेपर दिए, फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम है इनकी, अभी जो फाइनल एग्ज़ाम होती है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवेश Q का मान अर्थात उसका सूत्र क्या है। तो आवेश का जो सूत्र होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मतलब चार्ज का आवेश Q का जो सूत्र होता है, फार्मूला क्या है, ये इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये जो फार्मूला है वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है C × V, Q = C × V, या Q = C/A होता है, या थर्ड में दिया है Q = C/V, या फोर्थ में दिया है Q, ऑप्शन दिया है Q = V/C। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने कैपेसिटर पढ़ा है, कैपेसिटर में हमने पढ़ा है कि C = Q/V होता है। कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ा है हमने स्टूडेंट, C = Q/V होता है।
अब इसी में जब आप Q मतलब कि आवेश या चार्ज का जब फार्मूला बनाएंगे इसी सूत्र से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इक्वल C इंटू V हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर बनेगा। तो इसका फर्स्ट आंसर बनेगा, फर्स्ट वाला आंसर बनेगा इसका Q इक्वल C इंटू V, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये है 39 होती है या 49 होती है या 59 या 29। तो तांबे में उसके अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये होती है 29। कितने होंगे स्टूडेंट, 29 होते हैं। ये भी आंसर फर्स्ट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और जो कॉपर होता है इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, उससे अच्छी कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है सिल्वर की। उसके बाद कॉपर आता है, कॉपर की भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा कॉपर जो है इसका तार हम वाइंडिंग करने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों, कॉपर वायर का। मोटर की वाइंडिंग हो गई, सीलिंग फैन की वाइंडिंग हो गई, बहुत जितनी प्रकार की मोटर हैं सब में वाइंडिंग के लिए कॉपर कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है, सिल्वर से कम होता है। हालांकि कॉपर भी जो है इसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होती है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होने के कारण वाइंडिंग में हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इकाई आवेश, देखो इस क्वेश्चन क्या बोलता है कि एसआई यूनिट में विद्युत का मात्रक अर्थात कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो चार्ज का जो मात्रक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट में दिया है एम्पियर, सेकंड में दिया वोल्ट, थर्ड में वाट हावर दिया है और फोर्थ में दिया है कूलाम। तो आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, आवेश की कूलाम होती है। तो कूलाम याद रखना है हमें, आवेश की इकाई होती है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर का मापन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसे कहा जाता है विभवांतर, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो विभवांतर का जो मापन करते हैं वो किससे करते हैं हम, अर्थात वोल्टेज का मापन कैसे करते हैं हम, अमीटर के द्वारा या ओम मीटर के द्वारा, थर्ड में दिया वाट मीटर के द्वारा या वोल्ट मीटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर के द्वारा। हम पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरोपरी लाइन, क्वेश्चन नंबर 21, ओवरहेड लाइन अर्थात सिरोपरी लाइन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ओवरहेड जो लाइन होती है, हाई HV जो लाइन होती है, हाई वोल्टेज वाली जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है कठोर लोह चालक, कौन से कंडक्टर का यूज़ करते हैं हम, या नरम एल्युमिनियम चालक का, या नरम लोह चालक का, या ACSR चालक का। तो जितनी भी ओवरहेड लाइन होती है, ये ओवरहेड लाइन में सबसे ज़्यादा दोस्तों हम ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं। अब इसमें A से क्या है, एल्यूमिनियम, सेकंड है C से कंडक्टर, S से है स्टील और R से है रेनफोर्स्ड। R से क्या है, रेनफोर्स्ड। तो फुल फॉर्म क्या हो गया है ACSR का, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ACSR कंडक्टर का ओवरहेड लाइन में हम यूज़ करते हैं। जो ओवरहेड लाइन बड़े बड़े लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ किए जाता है दोस्तों, वो कंडक्टर है ACSR कंडक्टर। इसका फुल फॉर्म बताते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो सबसे ज़्यादा ओवरहेड लाइन में किसका यूज़ करेंगे दोस्तों हम, ACSR कंडक्टर का। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो ACSR चालक मतलब कि फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच होल्डर वो सर्किट के टर्मिनल बने होते हैं।
तो स्विच होल्डर और सर्किट के टर्मिनल काय के बने होते हैं दोस्तों? पहला है एल्युमिनियम के, दूसरा एनीलिकान तांबा के, या थर्ड दिया पीतल के या जीआई तार के। तो जो स्विच होल्डर के जो सॉकेट के जो टर्मिनल होते हैं, स्विच के पीछे जो बने होते हैं टर्मिनल, वो बने होते हैं दोस्तों पीतल के, ताकि इसमें स्पार्किंग कम हो। पीतल जो है ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु है पीतल, और हम पीतल का यूज़ करते हैं दोस्तों। पीतल एक मिश्र धातु है और उसी का यूज़ करते हैं। तो स्विच होल्डर वो सॉकेट के टर्मिनल जो बने होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रदाय लेने के लिए जोड़ बनाए जाते हैं। तो ओवरहेड जो लाइन है, सिरोपरी लाइन में विद्युत ऊर्जा सप्लाई के लिए जो ज्वाइंट किए जाते हैं, वो ज्वाइंट कौन से किए जाते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टेट मेरिट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट या ब्रिटानिया ज्वाइंट। तो ओवरहेड लाइन में स्टूडेंट हम सबसे ज़्यादा टी ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। एक पोल से दूसरे पोल में जब आप कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर ओवरहेड लाइन में आर वाई बी के 3 फेस होंगे, आर वाई बी, और इन्हें जब ज्वाइंट करने में यूज़ करते हैं तो टी ज्वाइंट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 टी ज्वाइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जोड़ को सोल्डरिंग करने से पहले केबल के चालक को खाली स्थान से साफ करना चाहिए। यदि आप सोल्डरिंग कर रहे हैं और दोनों ज्वाइंट हैं आपके पास, तो क्या करेंगे? दोनों कंडक्टर की ज्वाइंट को, दोनों ज्वाइंट जहां करना है, इन दोनों को ज्वाइंट करना है। तो इस केबल को क्या करेंगे दोस्तों? हम सबसे पहले तो इसके जो एंडिंग पॉइंट है जहां पर हमें सोल्डरिंग करना है, उसको क्या करेंगे? हम उसको सब पहले साफ करेंगे ताकि आपका ज्वाइंट मजबूत हो। तो इसमें जो यूज़ करेंगे उसमें 4 ऑप्शन दिया है। केरोसिन से साफ करेंगे, या चाकू से साफ करेंगे, या रेगमाल से साफ करेंगे, या रेती से साफ करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट, इसमें इसका सही आंसर होगा रेगमाल। इसे हम रेगमाल से साफ करेंगे सोल्डरिंग करने से पहले। तो सोल्डरिंग करने से पहले केबल के चालकों को हम कैसे साफ करेंगे? रेगमाल से साफ करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मृदु सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मृदु सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक होता है। ऑप्शन में दिया है जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसे मृदु सोल्डर कहते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में सॉफ्ट सोल्डर। इंग्लिश में सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है, हिंदी में मृदु सोल्डर। तो मृदु सोल्डर या सॉफ्ट सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक कितना होता है? तो आप जो फिलर मटेरियल सोल्डरिंग करते समय यूज़ करेंगे उसका गलनांक पूछा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 600 से 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है 400 से 600 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन दिया है 300 डिग्री सेल्सियस से कम, या ऑप्शन 4 दिया है 600 से कम। तो दोस्तों इसमें मृदु जो सोल्डर होता है मिश्र धातु का गलनांक जो होता है, ये इसका सही आंसर है 300 डिग्री सेल्सियस से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 300 डिग्री सेल्सियस से कम। दोस्तों ये तो हो गए 25 क्वेश्चन। अगले जो 25 क्वेश्चन है आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डालेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया दोस्तों। फिर से हम आग्रह करेंगे कि सभी स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला जो है इसका सेकंड पार्ट ये आपको आने वाले आगे वीडियो में आपको प्राप्त हो। थैंक यू।